चौरी जी कांग्रेस से, योगेश यादव जी और भाजपा से जो है चेतन सिंह जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है इस पैनल पर। सबसे पहले यहाँ पर मेरा सवाल है योगेश यादव जी आपसे रहेगा। कल देर रात बैठक चली कांग्रेस की, कई सारी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। कमलनाथ जी ने काफी लंबा जो है कह सकते हैं कि लिस्ट तैयार की है मुद्दों के ऊपर, जिसमें बिजली संकट के मुद्दा हो गया, यहाँ सरकार बनती है तो उसके बाद क्या करना है उसकी भी यहाँ पर प्लानिंग कर ली गई है। रोड मैप जो है लगभग चुनाव के लिए तैयार कर लिया गया कांग्रेस में। देखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है और लोग त्राही कर रहे हैं, चाहे बिजली संकट हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो। अघोषित बिजली संकट इस तरीके से व्याप्त हो गया है और बिजली तो नहीं आ रही है, बिजली के बिल जरूर चले आ रहे हैं और ये आम शिकायत हो गई कि जिसको सुनने वाला कोई नहीं। कांग्रेस अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है, सत्ता में नहीं है, सत्ता के बाहर है, फिर भी जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है वो कांग्रेस अपना निभा कर रही है। और इस हेतु कल हमारे सभी वरिष्ठ नेता इकट्ठे हुए थे, सब प्रखर और तेजस्वी नेता इकट्ठे हुए थे और सबको काम का बंटवारा किया गया है। तो कहीं पर किसी भी कार्य को लेकर कोई आपस में घालमेल नहीं है, सबकी स्पष्ट जवाबदेही है, सबकी स्पष्ट एक तरीके से जिम्मेदारी के तहत वो अपने मार्ग की तरफ चलेंगे। किसी को हमने सरकार की विफलताओं का जो है मामला उसको खाका तैयार करने के लिए कहा है, किसी को हमने कहा है कि संगठनात्मक चेतना कैसे हो, कार्यकर्ताओं को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, उनको संगठित किया जाए। और ये संकेत तो मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम फिर भी इस बात को बहुत उसमें ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही। इसमें कोई तय बात ही है, इसमें कोई बात में कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के पहले जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार अभी जो 1.5 वर्ष बाकी है, इसमें जो जनता के प्रति बिल्कुल लापरवाही, कोई विजन नहीं, कोई कुछ नहीं, मध्य प्रदेश लगातार डायलिसिस पर चला जा रहा है। तो इस हेतु हम सरकार को सचेतना प्रदान करने के लिए हमारी बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सबसे बड़ा संदेश इस बात का गया है कि कांग्रेस के सभी नेताओं का आपसी तालमेल है, आपसी सामंजस्य है, एक दूसरे के प्रति निष्ठा सम्मान है और सबने अपनी जवाबदेही को तय करके कार्य किया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती थी गुटबाजी है, वैसा है, तो वो अब अचानक ही भारतीय जनता पार्टी के सामने एक संकट खड़ा हो गया है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आंतरिक गुटबाजी का भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शिकार है। वहां का आप जानते हैं इस प्रदेश स्तर का नेतृत्व किस तरीके से गुटबाजी को फेस कर रहा है। तो कांग्रेस का सीधा एजेंडा है, सपाट एजेंडा है, हम एक धारा की तरफ चल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और ये मीटिंग हमारी सिर्फ मीटिंग एक दिन की मीटिंग नहीं है, हमारी लगातार कवायद चलती रहेगी। कार्य कितना हुआ इस पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण किया जाएगा, अपडेट लिया जाएगा और ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। चलिए चेतन सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर कि लगातार प्रशिक्षण शिविर जो है आपके भी चल रहे हैं, ऐसे में अब जो नए कार्यकर्ता हैं उन्हें रीति नीति समझाई जा रही है, किस तरह काम होगा आगे, साथ ही बूथ स्तर पर लगातार जो है कार्यक्रम आपके जारी हैं। तो ऐसे में अब चुनाव को लेकर जो एक्टिव मोड में भाजपा कई महीनों से है, कई कह सकते हैं काफी समय से है, तो अब यहाँ पर आगे की रणनीति क्या? जब यहाँ पर कांग्रेस जो है ये सोच चुकी है कि सरकार बनने के बाद जो है बिल माफ करने हैं और साथ ही हम बिजली बिलों को जो है माफ करना है, इसके बाद पेंशन जो है वापस बहाल करनी है, तो ये सब मुद्दे क्या भाजपा के पास नहीं है अभी फिलहाल में? कांग्रेस के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसके कार्यक्रम और उसके सरकार के एजेंडे सब अलग हैं। जहां तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में कोई नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ तक आने में भी 5 से 10 साल तक की जमीन की पहले हकीकत में यात्रा करनी पड़ती है, तब जाकर के हमारा कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर पन्ना प्रमुख बनने की स्थिति में आता है। ये पैरासूट वाली पार्टी नहीं है ना कि ऊपर से आए पैरासूट से प्रदेश के अध्यक्ष हो गए, महामंत्री हो गए, उपाध्यक्ष हो गए। हम हमारे एजेंडे पे लेकर के अभी देखिए, हमने जैसे सारे बूथों पर सबका डिजिटलीकरण किया, कौन बूथ पर बैठेगा, कौन राहत देगा, कौन पर्ची बंटवाएगा, कौन टेबल बाहर लगाएगा, इस तक के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काम करके, हम पन्ना प्रमुख पर काम करके उससे बाहर आ चुके हैं। बिना संगठन के कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। सेनापति लाख आपका अच्छा हो, अगर आप पर फौज नहीं हो और आपकी फौज को अगर जानकारी नहीं हो कि युद्ध की तकनीकी नहीं पता हो, तो आप उससे युद्ध नहीं जीत सकते। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जमीन का योद्धा है सही मायने में, और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाता है।
अगर हम कहें कि केवल हम सरकार की उपलब्धियों के आधार पर सरकार बना लेते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर बना लेते हैं तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। हम भारतीय जनता पार्टी के उन असंख्य कार्यकर्ताओं के दम पर जिनका लगातार जनता के बीच में संपर्क रहता है, वे कहीं ना कहीं जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सेतु का काम करते हैं। उनकी क्या कमियां हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या अच्छाइयां, क्या बुराइयां, वो संगठन तक आता है। संगठन अपनी बात को सरकार तक पहुंचाता है। उस कार्य में चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे देश में प्रधानमंत्री जी हो, जिसके स्तर का जो मामला रहता है उसको देख करके क्या अच्छा समाधान हो सकता है उसको करते हैं। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का ये आकार हमको देखने को मिल रहा है। हम घर में बैठ करके, ट्वीट करके, एयर कंडीशन में बैठ करके एक बढ़िया सी न्यूज टाइप करवाई, उसको जारी कर दिया, या फिर आपने हमको बुला लिया, किसी अन्य चैनल ने बुला लिया, हमने वहां पर जाकर के, इससे सरकारें नहीं चलती हैं न बनती हैं। किसी संगठन को चलायमान करने के लिए इसीलिए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक चलित संगठन है, जीवंत संगठन है, जीवंत इकाई है। हर पन्ने के प्रमुख पर जहां पर हमारा कार्यकर्ता है वो दिन रात अपनी सेवाएं देता रहता है। उसको क्या करना है ये बाली बात परिचित है। अभी हमारे त्रिदेव के संगठन के अभी प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। आने वाले समय में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे हैं। चुनाव तो 4 दिन के होते हैं ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के मोड पर रहता है, ये इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। चलिए, मैं आपको वापस लौटूंगी जितेंद्र सिंह जी। राजेश जौहरी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस बात को कि कांग्रेस की प्लानिंग और जो रोड मैप कांग्रेस ने तैयार किया है, तो वहीं भाजपा का प्रशिक्षण शिविर और ग्राउंड वर्क दोनों मिलाकर अगर देखा जाए तो आगामी समय के लिए काफी चुनौतियां दोनों पार्टियों के सामने खड़ी हुई हैं। अगर कांग्रेस के सामने संगठन की मजबूत संगठन जो है भाजपा खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के सामने जो है यहाँ पर मुद्दे जो है काफी सारे हैं। और क्या लगता है कि जिन मुद्दों को फिलहाल कांग्रेस लगातार भुना रही है या तैयार कर रही है, ये 2023 तक किस तरीके से ग्राउंड पे वर्क करेंगे, क्योंकि भाजपा जो है अपना बूथ मजबूत कर रही है यहाँ पे लगातार। ये सीटें मिली थी उससे एक बात तो पक्की है कि वो अंतर बहुत कम था और दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए बराबर का चैलेंज है। मतलब किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पार्टी आराम से चुनाव निकाल ली जाएगी। और जनता की भलाई इसी में है कि अगर पार्टियों को ये लगता है कि वो इतनी, मतलब ऐसा नहीं कि क्लीन स्वीप ले लेंगे, तभी जनता की भलाई होती है। जनता का डर तभी होता है और जनता का डर इसलिए जरूरी होता है कि ताकि जनता के लोग लुभावने और लोक हित के फैसले सरकार लेती है और विपक्ष भी उस तरह की के वायदे करता है जो कहीं ना कहीं जनता के फेवर में रहते हैं। जहां तक एक बात है, जो ये फ्री वाला जो सिस्टम है, ये फ्री वाले सिस्टम से तो निजात मिलनी चाहिए। ठीक है, जनता को इससे फायदा होता है, जनता को ऐसी चीजों से फायदा होता है, लेकिन फ्री वाले के बजाय हम रोजगार बढ़ाने की बात करें, हम लोगों की इनकम बढ़ाने की बात करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय इसके कि ये फ्री कर देना, वो फ्री कर देना, सब्सिडी बढ़ा देना। ये जो पेंशन की बहाली है वो भी सही मुद्दा नहीं है, क्योंकि पेंशन का बोझ बहुत जबरदस्त रहता है। जो हमारा एक्सचेकर है, जो हमारा जो कोषालय है, उसके ऊपर बहुत जबरदस्त हर साल बढ़ता चला जाता है। जितनी सैलरी होती है उससे, जितनी सैलरी उनको एक साल में देनी रहती है उससे ज्यादा पेंशन देनी पड़ती है। तो उस कारण से लगातार जो अर्थव्यवस्था है राज्य की और देश की गड़बड़ होती चली जाती है। पर हाँ, एक बात पक्की है कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने वो बूथ स्तर पे, और कांग्रेस भी अपना काम कर रही है, जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपना लोगों में अपनी पैठ बना रहे हैं, उससे एक बात पक्की है कि जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर ले कि यही पार्टी निकाल ली जाएगी। रिजल्ट बहुत मिश्रित टाइप के होंगे और वोट किस करवट बैठेगा ये आखिरी समय तक नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि दोनों पार्टियां बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जमीनी लड़ाई में लगी हैं। पर हाँ, जो भाजपा का जो अभी बूथ स्तर का जो कार्य चल रहा है, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपना, भले उन्होंने नाम कुछ और दिया है, देखिए अपने अपने प्रोजेक्ट को नाम कुछ और देते हैं। किसी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को मजबूत करने का दिया, किसी ने कुछ और नाम दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अपने काम में लगी हैं और जनता के फायदे में है कि चुनाव लगातार इस तरह से जल्दी जल्दी होते रहते हैं, तो जनता फायदे में रहती है। रम्या जी, चलिए, योगेश यादव जी, आपसे मैं एक बात समझना चाहूंगी। कुछ दिन पहले जो है सोशल मीडिया को लेकर जो है एक बैठक हुई थी कांग्रेस में, और उस दौरान जो है ये बताया गया था कि किस तरीके से जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की कमजोरियां कांग्रेस को खुद भी पता है कि कहां कहां फोकस करने की जरूरत है। बैठक में उन्हीं मुद्दों पर फोकस किया भी जा रहा है पार्टी को मजबूत करने के लिए, लेकिन
टेक्निकल डिपार्टमेंट, युवा आपका जो मोर्चा है, साथ ही महिला मोर्चा हो गया, इन सभी की अलग अलग बैठकें कब तक ऐसी जो है कंप्लीट हो जाएंगी, इनकी भूमिका कब तक तय हो जाएगी? देखिए अनन्या जी, पहले तो मैं चेतन भाई को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस के एजेंडे हमारे एजेंडे नहीं है, और कांग्रेस का जो भी मुख्य बिंदु है जिस पर वो बहस करते हैं उस पर हम बहस नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि हमें आपसे यही आशा थी कि आप बिजली पर बहस नहीं करोगे, आप बेरोजगारी पर बहस नहीं करोगे, आप मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर बहस नहीं करोगे, आप हॉस्पिटल के हालात पर बहस नहीं करोगे, गिरते हुए शिक्षा स्तर पर बहस नहीं करोगे, आप बढ़ती हुई बेरोजगारी पर बहस नहीं करोगे, क्योंकि आपके एजेंडे तो बैठक है। और बैठक में क्या करना है? बैठक में वैमनस्यता फैलाना, धर्म की राजनीति करना है, जनता के मुद्दों की तो बात ही नहीं करना है आपको। तो धन्यवाद, आपने स्वीकार किया कि कांग्रेस के मुद्दों से नहीं लेना। हमें इस बात का गर्व है कि हम जनता की बात पहले करेंगे, जनता के मुद्दों पर पहले बहस की जाएगी। हम चौसर की चालें नहीं बिठा लेंगे कि ये इन प्रकार सत्ता हासिल करना है तो कैसे भी करके कार्यकर्ताओं को बिठाओ, समझाओ, झूठ सिखाओ, झूठ बोलना सिखाओ, बढ़ के बोलना सिखाओ, खूब वो भाषण देना सिखाओ। ये मुद्दे नहीं है। कांग्रेस संवेदनशील पार्टी है और संवेदनशीलता के आधार पर उसका प्रथम लक्ष्य होता है कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही, और हम उसी पर कार्य कर रहे हैं। चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पेंशन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। मैं पेंशन के मुद्दे में ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज हमारे देश के अंदर जो 60+ के लोग हो गए वो बेरोजगारी, भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। पेंशन बंद होने के कारण, बढ़ती हुई महंगाई के कारण, गरीबी के कारण उनका जीवन आश्रम की तरफ बढ़ता जा रहा है, अनाथ आश्रम की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन के 35 साल 38 साल सरकारी सेवाओं में दिए, आज उनके हालात इतने बदतर हो गए कि समझ लीजिए भीख मांगने की नौबत आ गई। ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण हो गए। तो यदि ये कांग्रेस पेंशन का निर्णय ले रही है तो निश्चित ले रही है। कांग्रेस के बुजुर्गों को आप लोगों ने बेरोजगार कर दिया, भूख प्यास से सराबोर कर दिया, और युवा है वो अपने आप में बेरोजगारी झेल रहे। तो कांग्रेस उन्हीं मुद्दों की तरफ आगे बढ़ रही है जो संवेदनशील स्तर पर बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि आप जो कह रहे थे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया और मीडिया प्रजातंत्र के मामले में कांग्रेस करती ज्यादा है लेकिन दिखाती कम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा संदेश जन जन तक पहुंचे। हमारा जो मीडिया तंत्र है, हमारा जो सोशल मीडिया तंत्र है, जो हमारा नेटवर्क है और हमारे सोशल आईटी जितने भी है, आईटी सेल है, वो ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम देखेंगे। कांग्रेस के अंदर एक नीति रीति स्पष्ट है कि कौन क्या काम करेगा। सबकी अपनी गाइडलाइन तय है, सबकी अपनी विचार तय है और सबके अपने कर्तव्य और कर्तव्य के परिपालन की परिभाषाएं तय है। जो भारतीय जनता पार्टी में भी कई स्पष्ट नहीं बोले साहब क्या कर रहे हैं साहब, हम तो यहाँ पर हमारा प्रशिक्षण शिविर हो गया, वहां पर प्रशिक्षण शिविर हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से बातचीत करो तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। सब इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर भोजन भजन करने से कुछ मिलता नहीं है। जनता की सेवा करना बहुत आवश्यक है, जनता को परिणाम दिखाना बहुत जरूरी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी देश के अंदर स्टार्टअप योजना के, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप योजना के अंतर्गत समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ पहले के स्टार्टअप का क्या हुआ? आपने ग्लोबल मीट की, इंदौर में की, ग्वालियर में की, जबलपुर में की, परिणाम जस के तस है, जहां थे हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जब विजन ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए नहीं है, बेरोजगारों के लिए नहीं है, युवाओं के लिए नहीं, युवा उद्योगियों के लिए नहीं है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार पलायनवादी है, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। सबसे ज्यादा उद्योगों के मामले में जो भी देशी विदेशी इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने एक आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार है, यहाँ पर उद्योग खोलना बड़ा मुश्किल है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये देखने की आवश्यकता क्या है? ब्यूरोक्रेट देख रहे हैं साहब, ब्यूरोक्रेट के पास जाइए, एकल खिड़की प्रणाली हमने घोषित कर दी लेकिन कुछ नजर आ नहीं रहा। ब्यूरोक्रेट के अपने आनंद है, उनको कोई लेना देना नहीं है, ये लगे हुए अपने भजन भोजन भंडारे में, बस ये जिंदगी चल रही है और ये चल रहा है। अभी 1.5 साल बाकी है, 1.5 साल कैसे भी करके निकल जाए, कांग्रेस आएगी, नया सूरज का उदय होगा। मध्य प्रदेश जो रसातल में पहुंच गया वो धीरे धीरे शने शने आगे बढ़ता हुआ जाएगा। चलिए चेतन सिंह जी, मैं आपसे एक तो जवाब चाहूंगी योगेश यादव जी की बातों का, साथ ही यहाँ पर मैं आपसे भी जवाब चाहूंगी कि किस तरीके से भूमिकाएं अब तय होंगी, क्योंकि देखिए जो बात यहाँ पर सामने आ रही है वो यही है कि जनता के मुद्दे इस वक्त बहुत सारे हैं जिसको अनदेखा कर देती है कहीं ना कहीं सरकार। अब आप पेंशन का मुद्दा देख लीजिए, चलिए पेंशन का मुद्दा नहीं देखना तो बिजली का मुद्दा देख लीजिए, अगर बिजली नहीं तो कई और मुद्दे हैं यहाँ पर, तो इन सब पे सरकार क्या जवाब देगी?
चेतन सिंह जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? चलिए, चेतन सिंह संपर्क टूट गया है, एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश की। तब तक राजेश जौहरी जी, मैं आपसे ये बात समझना चाहूंगी कि इन जो अभी योगेश यादव जी ने बातें बताई हैं, जिस तरह से मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा हुआ, यहाँ पर स्टार्टअप की बात जो कर रहे हैं वो, और प्रदेश को अगर आगे लेके जाना है तो सरकार काम कर रही है, लेकिन क्या लगता है जो अभी तक काम किए हैं, अगर हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करके, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लगातार यहाँ पर जो है मुहिम चलाई जा रही है, साथ ही जो है एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया जा रहा है, स्टार्टअप स्टार्ट किए जा रहे हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज को इन्वाइट करने की बात भी यहाँ पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और अभी जो आगे विदेश यात्रा है वहां पर भी जो है उद्योगपतियों से मुलाकात उनकी होनी है जो कि निवेश करें यहाँ पर। तो इन सब के बाद जो कांग्रेस कह रही है कि रोजगार के जो विकल्प हैं वो नहीं है, तो इन सब के बाद क्या वो खुल जाएंगे और 2023 तक जो है क्या ये सब क्लियर हो जाएगा? देखिए, ये बात तो तय है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश करती है और हर राज्य सरकार अपनी तरफ से अलग अलग अपने स्तर पर करती है कोशिश। उसके जो पुराने निवेश हुए थे, आज से करीब जो सेक्टर 3-4 सितंबर में बने थे, मंडीदीप में नए सेक्टर जो प्रपोज हुए थे, तो उसमें जो कई फैक्ट्रियां थी, जैसे रिलायंस थी, बाबा रामदेव वाली थी, ये बात सही है कि सैंक्शन हो गया, घोषणा हो गई, पर वो अभी मूर्त रूप नहीं ले पाए हैं अभी तक, और ये चिंता की बात है। 3-3, 4-4 साल में अगर वो उनका कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होगा बिल्डिंग का, तो कब उद्योग लगेंगे, कब लोगों को रोजगार मिलेगा और कब देश की इनकम बढ़ेगी, ये चिंता की बात है। पर योगेश भाई की एक बात से थोड़ा सा उस बात का अपोजिशन ये है कि उन्होंने कहा कि पेंशन की जो ये नीति बदली है उससे लोग बेरोजगार हो गए 60 साल के बाद। तो यहाँ पर आप ये बात समझनी पड़ेगी हमें कि जब ये कट ऑफ डेट थी जहां से जिसके बाद पेंशन नहीं मिलनी है, वो अभी रिटायर ही नहीं हुए हैं, वो तो अभी सब सर्विस कर रहे हैं। अब रिटायर होंगे तब पता चलेगा कि उनको क्या परेशानी आती है, क्योंकि अभी वो कट ऑफ डेट से उससे पहले अभी जो रिटायर हो रहे हैं उनको तो पेंशन मिल रही है, लेकिन उस डेट के बाद जो भर्ती हुए होंगे उनके साथ समस्या आएगी ये वाली, और वो समस्या है कि नहीं ये हम अगले पॉइंट में देखना चाहेंगे। आप देखिए, 10 से 15 हजार रुपए कमाने वाला एक प्राइवेट सेक्टर में जाने वाला आदमी वो कभी कहीं प्रोटेस्ट नहीं करता है, कभी कहीं उसको अभी ट्रेनें नहीं चल रही थी, बसें नहीं चल रही थी, उसको बहुत दिक्कत आती थी नौकरी करने जाने की, पर ना कहीं हड़ताल करता था, ना कोई विरोध करता था, ना किसी तरह का जिंदाबाद मुर्दाबाद करता था जी। और जिनको 60,000 से लेकर 90,000, 95,000 और 1-1 लाख तक जिनको सरकारी एम्प्लॉइज को जो तनख्वाह मिलती है वो हमेशा डीए के लिए ही होते रहते हैं। हमेशा जब भी दबाव बनाते रहते हैं सरकारों पर कि ये कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा से ऊपर उठकर हमको सोचना पड़ेगा कि जिनको 60,000, 70,000, 80,000 इस चीज के मिल रहे हैं कि वो क्लास में, अगर सरकारी टीचर है तो क्लास में स्वेटर बना रही हैं वो लेडीज, जेंट्स अपनी खेती देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या हमको पेंशन देके क्या और हम सिस्टम को खराब करना चाहेंगे? आखिरी बात ये है, सोशल मीडिया की बात हो रही थी, तो सोशल मीडिया आप ये मान के चलिए कि अब आने वाले चुनावों में सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल के रूप में उभरेगा, और जिस तरह से जो चुनावों के प्रचार पे जिस तरह के रेस्ट्रिक्शन हो गए हैं, जिस तरह से चुनाव आचार संहिता को बहुत अच्छे तरीके से अक्षरशः कई इलाकों में पालन कराया जाने लगा है, ऐसे में बहुत सारी जो जिम्मेदारी है सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट होते हैं हर पार्टी के, उनके ऊपर आ गई है, क्योंकि अब सोशल मीडिया ही वो माध्यम है जिससे घर घर पहुंचा जा सकता है, हर आदमी के हाथ में पहुंचा जा सकता है। आपने, क्योंकि आप जैसे चुनाव प्रचार करने जाते हैं घर के बाहर आपने जाके हाथ जोड़े, आपने उसके परिवार से मिले, पर जरूरी नहीं कि मुखिया आपको मिल जाए, क्योंकि उसका दूसरा काम भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया में आप हर आदमी के घर में, वो खेत पे बैठा है, वो ऑफिस में बैठा है, वो अस्पताल में एडमिट है या अस्पताल में अपने किसी मरीज को लेकर गया है या फिर बाहर किसी काम से गया हुआ है, पर जैसे ही आपका मैसेज आया सोशल मीडिया पर तो उसने देख लिया, तो आपका प्रचार बहुत अच्छे से हो गया। तो ये सोशल मीडिया जो एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ये ट्विन एज टूल है, इसकी दो धारी तलवार है ये, इसके नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। इसका इस्तेमाल जरा सा गड़बड़ हुआ तो उसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जो आईटी सेल है वो अपने आप में, और इसके लिए अरविंद केजरीवाल वाला मॉडल देखिए, उनका तो पूरा खेल ही सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ही आज आम आदमी पार्टी यहाँ तक पहुंची है। दिल्ली जीत लिया उन्होंने दूसरी बार, और पंजाब भी जो है उन्होंने फतेह कर लिया। तो ऐसे में सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्रभाव हमको देखने को मिलेगा इस वाले चुनाव में। शायद उससे जो ग्राउंड के वर्कर्स हैं उससे भी ज्यादा रोल बड़ा होगा सोशल मीडिया का। चलिए, चेतन सिंह जी हमारे जुड़े हुए। चेतन सिंह जी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के हमारे
नेता कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, महिलाओं का है, शोषण का है। तो इसे देश को बेरोजगार करने का काम किसने किया, ये सारा देश जानता है। आज मध्य प्रदेश में बड़ी से बड़ी योजनाएं, जिन योजनाओं की कभी कोई चर्चा नहीं करता था, 45,000 करोड़ रुपया सीधा हमने विंध्य क्षेत्र के लिए दिया है और लगभग इतने ही राशि हमने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को किसने रोक करके रखा था। इस देश की प्रगति को जंजीरों से जकड़ने का काम जो कहते हैं वो विकास की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने जेब में हाथ डाल करके काम करता है, न कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह कि जितना पैसा जितना दाम उतना काम। ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में नहीं है। और माफ करना, कांग्रेस के नेताओं से मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जनता को जिस प्रकार से और खासतौर से मध्य प्रदेश और देश को अगर आप अपमानित करने का काम करोगे तो इसका रिजल्ट कभी आपको पॉजिटिव मिल ही नहीं सकता। आज मध्य प्रदेश है, जिस मध्य प्रदेश में आप मध्याह्न योजना का विरोध करते थे, आज उस मध्य प्रदेश में मध्याह्न योजना चल रही है। आपने सरकार में आते से ही युवा बेरोजगारों को 4,000 रुपए का भत्ता देने की बात कही, आपने 4 बेरोजगारों का भत्ता नहीं दिया। आपने तीर्थ दर्शन योजना को बंद कर दिया। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कन्यादान योजना थी उन योजनाओं को बंद कर दिया। गरीबों के बिजली के बिलों को आपने संबल योजनाओं में जो हम समायोजित करते थे उसको आपने उठा करके बंद कर दिया। पीडीएस के समय का आप याद करिए कि इनकी सरकारों में 5 साल में एक बार गरीबी रेखा का सर्वे होता था, एक बार राशन कार्ड बनता था। आज देश में 80 करोड़ लोगों को कोविड के विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अभी तक गरीबी रेखा का जो पीडीएस का राशन है वो जारी है, फ्री ऑफ कास्ट जारी है। देश के 100 करोड़ लोगों का फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीनेशन होता है और आप कहते हो कि हमारी सरकार कुछ करती नहीं। अरे जो अडानी अंबानी की जेब में चल करके पल करके आते थे वो अडानी अंबानी का नाम लेकर के हम पर आरोप लगाते हैं। यूपीए 2 की सरकार में अंबानी अंडानी क्या ये उद्योगपति नहीं हुआ करते थे? कम से कम भारतीय जनता पार्टी को कोसने में आप अपने देश को बदनाम करने का जो पाप कर रहे हो ना, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से मेरे मित्र योगेश जी मध्य प्रदेश को जो बदनाम करने का पाप कर रहे हैं ये इनके लिए अच्छा नहीं है। जी, मैं थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगी, समय का अभाव है, हमें इस चर्चा को जो है यही विराम देना होगा। तो बिल्कुल बहुत धन्यवाद चेतन सिंह जी, राजेश जौहरी जी और योगेश यादव जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल बता दें आपको कि इस वक्त जो है दोनों ही पार्टियां एक्टिव मोड में आ चुकी हैं, बैठकों का दौर जारी है, चुनाव और मंथन यानी कि ग्राउंड पे अब मुद्दे जो है बनाना शुरू हो चुके हैं। और अब देखना ये है कि पार्टियां जो जिम्मेदारियां तय कर रही हैं ये राजनेता कितने अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं ग्राउंड पर। क्योंकि भाजपा में एक तरफ जहां प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, त्रिदेव प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में इतनी लंबी चौड़ी बैठकें जो हैं लगातार हो रही हैं अलग अलग विभागों के साथ। तो देखना ये है कि अब दोनों की बैठकों के बाद, मंथनों के बाद जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं अब जमीनी स्तर पर उस पर कैसे काम किया जाता है। क्योंकि चुनाव भले ही दूर है लेकिन काम बहुत सारा करने के लिए, और वो काम कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।